स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर और एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाती है क्लास 12th में। तो ये चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन मतलब सीधी सी बात है कि जो सरफेस पे होने वाली फिनोमिना है उससे संबंधित चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पृष्ठ से संबंधित, पृष्ठ रसायन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में, वो मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। पृष्ठ रसायन में जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है अधिशोषण। अधिशोषण। दूसरा टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, कैटालिसिस या उत्प्रेरण। और तीसरा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था। तो ये तीन टॉपिक इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करने हैं। अगर ये तीन टॉपिक आपको समझ में आ गया, ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझने वाली चीजें हैं, ज्यादातर चीजों में आपको लिखना पड़ेगा। बहुत न्यूमेरिकल वाला सेक्शन नहीं है इसमें, बहुत न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इससे। थोड़े बहुत छोटे मोटी चीजें न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं और ज्यादातर चीजें आपकी थ्योरेटिकल है। सभी सैद्धांतिक बातें इसमें ज्यादा हैं। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है अधिशोषण। देखिए, कुछ चित्र में मैंने कुछ बना के दिखाया है आपको, इसको समझने का प्रयास करें। अगर कोई ठोस है, जैसे ये है ठोस पदार्थ, तो कोई आपने ठोस पदार्थ लिया अगर, तो ठोस पदार्थ के जो बल्क में, स्थूल में जो अणु है, जैसे अणु ए है ना, क्या है, ठोस पदार्थ के अंदर है ये अणु, तो इस पे इसके चारों ओर अणु होंगे, ए के चारों ओर दूसरे ए के अणु होंगे। तो ये एक, और आप जानते हो कि अणुओं के बीच चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अणुओं के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये जो है, ये अणु भी अब चूंकि चारों तरफ इसके अणु हैं, तो ये हर तरफ से अणुओं से आकर्षित होगा। इस पे चारों तरफ से, हर तरफ से अणु इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब चारों तरफ अणु आकर्षित होगा तो उस पे भाई देखो, इधर आकर्षित हुआ तो इसको इधर चला जाना चाहिए, लेकिन उधर नहीं जाता क्योंकि उसको विपरीत दिशा में उतने ही बल से दूसरा अणु आकर्षित कर रहा है। इधर जितने बल से आकर्षित हो रहा है, इधर भी इतने बल से आकर्षित हो रहा है। तो कुल मिला के नेट बल इस पे क्या है, जो परिणामी बल है, नेट बल इस पे शून्य है ना। इस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स, कोई परिणामी बल इस पे कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अणु सतह के बिल्कुल पास में है या सतह पर है, तो सतह पर अब ऊपर तो अणु है नहीं, तो ये नीचे के अणुओं से ही आकर्षित होता है। तो इस पे एक नेट फोर्स जो है इस पे जीरो नहीं है इसकी तरह। ऐसे द्रव का सरफेस ले लेते हैं, द्रव के बल्क में अगर कोई अणु है तो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर सतह पर कोई अणु है तो उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ऐसे कोई धातु ले लें, धातु का जालक ले लें, तो धातु के जालक पे जो सरफेस पे जो परमाणु है धातु के, उनके परमाणु, भाई जैसे ये बीच का परमाणु है, ये देखिए ये बीच का परमाणु है, तो ये अपने चारों तरफ धातु के परमाणुओं से जुड़ा है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इस पे देखो, जो ये सतह पर परमाणु है, सतह पर जो परमाणु है उस पे इधर बॉन्डिंग है, इधर बॉन्डिंग है, लेकिन ये और ये जो संयोजकताएं हैं वो बॉन्डेड नहीं है, इन्हें कहते हैं मुक्त संयोजकता। तो आपने देखा कि सरफेस पे जो अणु है, सतह पर जो अणु है, उस पे नेट इनवर्ड फोर्स है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, नेट इनवर्ड फोर्स कार्य करता है। और ऐसे धातु की सतह पर उपस्थित धातु के परमाणुओं के पास कुछ मुक्त संयोजकताएं होती हैं। तो इस नेट, भाई देखिए, ये अणु भी अपना नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करेगा ना, ये अणु अपना नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करेगा। तो इसकी सतह पर जो भी कुछ आएगा, गैस आए, द्रव आए,
तो वो गैस या द्रव के अणुओं को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, ताकि ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है वो 0 हो जाए और ये संतुलित अवस्था में आ जाए। ऐसे ही ये कोशिश करेगा, जो सतह पर धातु का परमाणु है ये अपनी मुक्त संयोजकता से किसी को जोड़ने का प्रयास करेगा। जो भी इसकी सतह पर आएगा उसको अपने साथ ये जोड़ लेगा। तो इसी घटना को, यानी देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, ठोस या द्रव के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं। कहां पर? द्रव के अंदर, ठोस के अंदर। परंतु पृष्ठ कण सभी दिशाओं में अपने प्रकार के अणुओं से घिरे हुए नहीं होते। अतः स्पष्ट है कि ठोस या द्रव की सतह पर उपस्थित अणु अपने से नीचे के अणुओं द्वारा आकर्षित होता है, जिससे उस पर नेट बल शून्य नहीं होता। इसी प्रकार किसी धातु की सतह पर उपस्थित धातु के परमाणुओं की सतह समस्त संयोजकताएं संतुलित नहीं हो पाती। इस कारण ठोस या द्रव या धातु के पृष्ठ की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने संपर्क में आने वाली प्रवस्था के अणुओं को आकर्षित करके धारित कर ले, है ना। जो भी सरफेस पे आएगा, जो भी सतह पर आएगा, चाहे गैस आए चाहे द्रव आए, उसको अपनी सतह पर आकर्षित करके सतह पर ही धारित कर लेगा, अपनी मतलब उसके अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक, यह अणु केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं और स्थूल में गहराई पर नहीं जाते। ये जिसको भी आकर्षित किया कहां रहेंगे? सतह पे रहेंगे। अंदर का जो ठोस या द्रव के अंदर जाने की जरूरत उनको नहीं है। अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होने की इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। मतलब यही घटना जिसपे सतह पर, किसी ठोस या द्रव के सतह पर कोई गैस या द्रव अगर आता है, तो वो ठोस या द्रव का जो सतह है वो गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके अब सतह पर ही धारित कर लेता है। इसी घटना को अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए, जिसके सतह पर जो पदार्थ, जो स्पीसीज या पदार्थ सतह पर संचित या सांद्रित होता है, उसको अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मतलब जो एड्सॉर्ब हुआ, जो गैस का अणु आकर्षित किया गया सतह पर, उसे अधिशोष्य कहेंगे, है ना। जिसको भाई ये सतह अधिशोष्य नहीं है ना। ये सतह जो है, जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ, वो सतह अधिशोषक है। क्या है? अधिशोषक। और जिसका अधिशोषण हुआ वो अधिशोष्य है। क्या है? अधिशोष्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉर्बेट, और अधिशोषक को कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट समझ आ गया? मतलब कि अधिशोषण क्या है? किसी ठोस या किसी द्रव की सतह पर जब कोई गैस या कोई द्रव आता है, तो सतह के अणु अपनी नेट इनवर्ड फोर्स के कारण अपनी सतह पर आने वाले गैस के अणुओं को आकर्षित करके उसे अपनी सतह पर ही धारित कर लेते हैं। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं या एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और जिसका अधिशोषण होता है गैस या द्रव का, उसे अधिशोष्य कहते हैं या एड्सॉर्बेट कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें। किसी अधिशोषित पदार्थ को, जो पदार्थ अधिशोषित हो गया है, मतलब कि अधिशोष्य को अधिशोषक के पृष्ठ से हटाना। अब हम उसे हटाना चाहते हैं, अधिशोषक के पृष्ठ से हटा देना चाहते हैं, एड्सॉर्बेंट के पृष्ठ से हटा देना चाहते हैं, तो इसे विशोषण कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं डिसॉर्प्शन। मतलब अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया को विशोषण या डिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, अधिशोषण निश्चित रूप से पृष्ठीय परिघटना है, विशेष रूप से बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जैसे चारकोल,
सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, मिट्टी, कोलाइडी, सूक्ष्म विभाजित धातुएं आदि अच्छे अवशोषक का कार्य करते हैं। मतलब ये अच्छे एड्सॉर्बेंट का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अधिशोषण के कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे चूर्णित चारकोल। चूर्णित चारकोल मतलब कि चूर्ण चारकोल का के बंद पात्र में अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या SO2 जैसी गैसें ली जाएं तो पात्र में गैस का दाब घट जाता है। मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे ये बंद पात्र है, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, तो अगर हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो पात्र के अंदर गैस का दाब अधिक होगा। लेकिन इसमें हमने कहा चूर्णित चारकोल ले लीजिए, तो चूर्णित चारकोल लेते हैं तो क्या करता है, चूर्णित चारकोल में मैंने ऊपर बताया कि अगर चूर्ण के फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वो उस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये चारकोल के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो जब ये अधिशोषित हो जाएगा तो पात्र के अंदर हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ गैस अधिशोषित हो गई। तो पात्र के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगी तो गैस कम होते ही दाब घट जाएगा। तो वही मैं यहां कह रहा कि ये गैसें जो हैं, अगर किसी चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में ली जाती हैं तो थोड़ी देर बाद गैस का दाब पात्र में घट जाता है, क्योंकि गैस के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। मिथाइल ब्लू एक इंडिकेटर है, संकेतक है ना। ब्लू कलर का विलयन होता है ना, कि विलयन में जब जांतव का चारकोल, वही चूर्णित चारकोल ही है, मिलाकर विलयन को अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है, तो जो छनित्र मतलब छन के जो बाहर छानेंगे अगर उस विलयन को, भाई मिथाइल ब्लू था उसमें आपने चारकोल मिला दिया और अच्छी तरह से हिलाया उसको, तो मिथाइल ब्लू में जो ब्लू कलर देने वाले पदार्थ हैं, जो पदार्थ मिथाइल ब्लू को ब्लू कलर देते हैं, वो पदार्थ चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इससे हुआ क्या कि मिथाइल ब्लू का ब्लू पदार्थ जो है जब चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा तो मिथाइल ब्लू का ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और वो रंगहीन हो जाता है। तो जब विलयन को छानेंगे तो जो छनित्र मिलेगा वो रंगहीन हो जाता है, क्योंकि रंजक के अणु, रंजक मतलब कि कलर प्रदान करने वाले, है ना, रंग प्रदान करने वाले रंजक के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक, अधिशोषित हो गए तो अब कौन ब्लू कलर देगा, है ना, अब उसका नीला रंग रंगहीन हो जाएगा। परिष्कृत शर्करा, रॉ शुगर कहते हैं, मतलब जो चीनी जब हम बनाते हैं तो जब चीनी बनने की, जब चीनी लास्ट स्टेज में चीनी बन जाता है, लेकिन जब चीनी की तरफ पाउडर हो जाता है, भाई गन्ने के जूस से बनाया जाता है ना, तो गन्ने के जूस से जब पाउडर चीनी जो सबसे पहले मिलती है उसे परिष्कृत शर्करा कहते हैं, भूरे रंग की होती है ना। तो परिष्कृत शर्करा का विलयन लिया जाए तो भूरे रंग का विलयन होगा। उसको जांतव चारकोल की परतों पर से प्रवाहित किया जाए तो जैसे ही आप जांतव चारकोल यानी चारकोल के सरफेस से, चारकोल की सतह से प्रवाहित करेंगे तो जो परिष्कृत शर्करा का भूरा रंग देने वाले पदार्थ हैं वो पदार्थ चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, तो उसका जो भूरा रंग है वो रंगहीन हो जाएगा। तो जब विलयन चारकोल से जो बाहर निकल आएगा, है ना, वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ऐसे देखिए सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है, सिलिका मतलब SiO2, सिलिका का जेल ले लें और उसको नम वायु में, ऐसे एटमॉस्फेरिक एयर में, नम वायु में अगर रख दिया जाए तो जो नम वायु थी थोड़ी देर बाद शुष्क हो जाएगी, क्योंकि नम वायु में जितने भी जलवाष्प के अणु थे वो सिलिका जेल अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। तो ये अधिशोषण की घटनाएं हैं। अब अधिशोषण और एक चीज और आपने जो पहले ही सुन रखा है, अवशोषण। अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है? अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है? बहुत सीधा सा अंतर है कि अधिशोषण में जो अधिशोष्य पदार्थ हैं वो केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं,
अधिशोषण की जो घटना है, दो पदार्थ हुए जिसपे अधिशोषण हुआ वो अधिशोषक, और जिसका अधिशोषण हुआ वो अधिशोष्य। तो अधिशोष्य पदार्थ केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर इकट्ठा होते हैं, उसकी सतह पर इकट्ठा होते हैं और उसके स्थूल में प्रवेश नहीं करते, मतलब अंदर नहीं जाएंगे, से केवल सरफेस के ऊपर ही रहेंगे। जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित होता है। जब अवशोषण होता है तो वो सरफेस पे भी होता है और पदार्थ के अंदर तक चला जाता है। तो वो अवशोषण मतलब कि अधिशोषण एक तरह से पृष्ठ पर ही घटना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है, स्थूल में होने वाली घटना नहीं है। जबकि अवशोषण जो है स्थूल में होने वाली घटना है। तो वही चीज देखिए, अधिशोषण, अब भाई जब अधिशोषण होना शुरू होता है तो पूरा सरफेस खाली है, पूरी सतह खाली है, तो तेजी जल्दी जल्दी अधिशोषण होता है ना, तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे अधिशोषण होने लगता है, सतह भरने लगती है, तो अधिशोषण की गति जो है क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। जबकि अवशोषण में अवशोषण हमेशा एक समान गति से होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है लेकिन बाद में मंद हो जाता है, लेकिन अवशोषण सदैव एक समान गति से होता है, कभी तेजी से और कभी स्लो नहीं होता। अवशोषण में हमेशा एक ही गति से अवशोषण होता है। अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है। अधिशोषण लिख दिया है यहां पे, इसको अवशोषण होना चाहिए। अवशोषण, अधिशोषण में जो है केवल सरफेस पे सांद्रता बढ़ती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता सरफेस पे भी बढ़ेगी और अंदर स्थूल में भी बढ़ेगी, हर जगह बराबर सांद्रता हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, यहां पे दो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखिए, जब एक चौक को स्याही में डुबोया जाता है, स्याही में, नीले रंग की स्याही में डुबो दीजिए, तो नीले रंग की स्याही में थोड़ी देर डुबो के निकालेंगे बाहर और बीच से चौक को तोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नीले रंग के पार्टिकल हैं वो चौक की केवल सतह पर ही रह जाते हैं, और जबकि जब स्याही के जो पानी है वो पानी चौक के अंदर तक घुस जाता है। तो यहां पर स्याही में उपस्थित पानी का अवशोषण हुआ, जबकि स्याही का अधिशोषण हुआ। स्याही के पार्टिकल केवल सतह पर ही रह गए, लेकिन जल के अणु जो है वो चौक के स्थूल में चले गए, अंदर तक चले गए। तो जल के अणुओं का अवशोषण हुआ, जबकि स्याही के अणुओं का अधिशोषण हुआ। ऐसे ही देखिए, जलवाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित होता है। अगर जलवाष्प है और उसमें शुष्क कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड में अवशोषित हो जाएगा जलवाष्प। लेकिन अगर सिलिका जल हम रखेंगे, सिलिका जल लेते हैं, तो सिलिका जल में जलवाष्प सतह पर ही रह जाएगा, अधिशोषित होगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो कभी इन घटनाओं में हमने देखा कि जैसे ये चौक वाला उदाहरण देखा था, तो इसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो रहा है। तो अगर कभी अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया, दोनों की प्रक्रिया हो रही हो, तो वहां पर ना तो अधिशोषण कहेंगे उसको, ना ही अवशोषण कहेंगे उसको। हम शोषण शब्द से समझाने का प्रयुक्त करेंगे, सिर्फ शोषण कहेंगे, है ना तो अधिशोषण शब्द का प्रयोग करेंगे, ना तो अवशोषण शब्द का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए इसकी क्रियाविधि समझने के लिए हमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है क्लास 11th में कि डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा G जो है वो गिब्स ऊर्जा है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन है और डेल्टा S एंट्रोपी में परिवर्तन है। और ये जो है, ये समीकरण का जो प्रयोग किया जाता है, वो जो भी क्रिया हो रही है वो स्वतः प्रवर्ती है कि नहीं, इसका पता करने के लिए किया था। स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है, यानी स्वतः प्रवर्ती अभिक्रिया है या नहीं। अगर स्वतः प्रवर्ती अभिक्रिया है तो डेल्टा जी
प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी गिब्स की मुक्त ऊर्जा सदैव घटती है। तो इस बात को समझने, इस बात से हम अधिशोषण की क्रियाविधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अधिशोषण होने पर, मैं जो लिखा है मैंने वही पढ़ देता हूं, इसी को समझाता हूं। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में सदैव कमी आती है। भाई देखो, ये वाले लेते हैं, अवशिष्ट बल यानी मुक्त संयोजकताएं हैं। अब इस पे कोई अधिशोषित हो गया, ए आके अधिशोषित हो गया, यहां भी ए अधिशोषित हो गया, तो मुक्त संयोजकताएं ये क्या हुई, खत्म हो रही ना। तो अधिशोषण अगर होगा तो अधिशोषण में पृष्ठ पर अपशिष्ट बलों में सदैव कमी आती है, अर्थात अगर बलों में कमी आएगी तो पृष्ठ ऊर्जा में कमी आएगी, पृष्ठ की ऊर्जा भी घटेगी, है ना। जो ऊष्मा के रूप में, भाई जो घट रही है, भाई पृष्ठ ऊर्जा पहले ज्यादा थी, अधिशोषण होने लगा, पृष्ठ ऊर्जा घट गई, तो जितना ऊर्जा घटी वो कहां गई, वो बाहर गई। तो इसका मतलब कि वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। अतः अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात अधिशोषण का डेल्टा एच सदैव ऋणात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। जब एक गैस अधिशोषित होती है तो इसके अणुओं का संचरण सीमित हो जाता है। भाई जब गैस मुक्त होगी तो वो बिल्कुल हिलती डुलती रहेगी इस तरह से, है ना, यहां वहां यहां घूमती रहेगी, तो उसका संचरण बहुत ज्यादा जो है व्यापक रहता है, गैस के अणुओं का संचरण। लेकिन जब वो गैस का अणु सॉलिड यानी ठोस की सतह से अधिशोषित हो गया तो उसका संचरण घट गया, और जब संचरण घट गया तो डिसऑर्डर घट गया, डिसऑर्डर घट गया तो एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी घट गई, और एंट्रोपी घट गई, इसका मतलब डेल्टा एस का मान पहले डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस S2 माइनस S1, तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी कम हो गई, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो डेल्टा एस नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो अधिशोषण की घटना है उसमें डेल्टा एच का मान भी ऋणात्मक होता है और डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक होता है। अब ये देखिए, इसको ऋणात्मक रखिए और इसको भी ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, मतलब माइनस डेल्टा एच, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। और हमें पता है कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव आना चाहिए, तभी स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रिया होगी, तभी अधिशोषण होगा। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के मान से अधिक होगा, क्योंकि डेल्टा एच ऋणात्मक है और टी डेल्टा एस अब धनात्मक हो गया है। तो धनात्मक हो जाने की वजह से इसका मान कम और इसका मान ज्यादा होगा, तभी डेल्टा जी का मान अधिक होगा और अधिशोषण की घटना स्वतः प्रवृत्ति होगी। तो देखिए, इस प्रकार अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों घटते हैं। किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए ऊष्मागति की आवश्यकता यह है कि स्थिर ताप और दाब पर डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया, अर्थात गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, डेल्टा जी के मान में कमी आनी चाहिए। समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अनुसार डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक हो, क्योंकि टी माइनस टी डेल्टा एस का मान धनात्मक हो जाएगा। अतः अधिशोषण की क्रिया में जो कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है, इन दोनों गुणकों का संयोजन डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है डेल्टा एच का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। भाई अधिशोषण होता गया तो सरफेस कवर होता जा रहा है, सरफेस कवर होता जा रहा है तो पृष्ठ ऊर्जा का मान लगातार घटता ही जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक और कम ऋणात्मक और कम ऋणात्मक, डेल्टा जी का ऋणात्मक मान घटता जाएगा, और इससे क्या होगा कि घटते घटते वो टी डेल्टा एस के मान के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर हो जाएगा, ये देखिए दोनों जैसे ही बराबर हुए टी डेल्टा एस और डेल्टा एच, तो ये कट गया और डेल्टा जी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप ये मान लीजिए कि जैसे ही डेल्टा जी जीरो होता है,
अधिशोषण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पूरा सरफेस कवर हो गया, है ना, और जो प्रक्रिया है वो साम्य की अवस्था में आ गई। तो यही जो है अधिशोषण का क्रिया विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, है ना। बस मैं सीधी बात समझा दूं आपको कि देखिए, सीधी बात समझा दूं कि डेल्टा जी का मान होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अगर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ये आप अगर नहीं पता तो आप इतना समझ लीजिए कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया होगी, तभी वो प्रक्रिया होगी, है ना। अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कभी नहीं होगी, वो उसके होने की संभावना ही नहीं है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? अब देखिए अधिशोषण में, ये देखिए ये सतह है, ये गैस के अणु अधिशोषित हो रहे हैं। जब गैस के अणु अधिशोषित होते जाएंगे तो सरफेस कवर होता जाएगा, सरफेस कवर हो जाएगा तो पृष्ठ ऊर्जा घटती जाएगी, पृष्ठ ऊर्जा घटती जाएगी। पृष्ठ ऊर्जा घटेगी मतलब पृष्ठ ऊर्जा पहले ज्यादा थी, अब घट रही है, यानी कि पृष्ठ ऊर्जा बाहर निकल रही है, यानी कि इसका मतलब कि डेल्टा एच का मान यहां पे नेगेटिव है। क्लियर? अच्छा, पृष्ठ जो गैस के अणु है वो अधिशोषित हो जा रहे हैं तो उनकी जो संचरण गति है वो कम होती जा रही है। भाई जुड़ जाएंगे तो अब वो थोड़ी ना मूव कर पाएंगे इधर उधर। अगर उनका मूवमेंट कम होगा तो उनका डिसऑर्डर कम हो जाएगा, और डिसऑर्डर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी, तो डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव है। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं। अब यहां पे इस फॉर्मूले में रखें तो ये देखिए, ये नेगेटिव तो माइनस डेल्टा एच, और ये नेगेटिव तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस। तो अब आप समझ लीजिए कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? ये धनात्मक हो गया, अगर इसका मान ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी प्लस आ जाएगा और अभिक्रिया जो प्रक्रिया हो रही है अधिशोषण की वो नहीं हो पाएगी, है ना। और डेल्टा जी का मान जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक प्रक्रिया नहीं होगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच का ऋणात्मक मान टी डेल्टा एस से ज्यादा हो। यानी ये भी जान लीजिए कि अगर आप ताप अगर बढ़ा देंगे तो टी डेल्टा एस का मान ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाएगा और अधिशोषण की घटना रुक जाएगी। तो अधिक ताप पर अधिशोषण की जो दर है वो घटती है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। ठीक, ये तो अलग बात हो गई। तो यहां पर देखिए कि डेल्टा, ये जो अधिशोषण की घटना है उसमें पृष्ठ ऊर्जा लगातार घटती जा रही है। जब घटती जाएगी तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव जब तक रहेगा तब तक, जो नेगेटिव मान डेल्टा एच का जब तक अधिक रहेगा तब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा जी जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक वो अधिशोषण की घटना होती रहेगी। लेकिन जैसे ही डेल्टा एच का मान डेल्टा टी डेल्टा एस के बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो गए तो कट गए, जीरो आ गया, डेल्टा जी जीरो। तो जीरो का मतलब कि अब अधिशोषण की का जो प्रक्रिया है वो रुकने वाली है, साम्य अवस्था में आने वाली है ना, क्योंकि अधिशोषण का काम पूरा हो गया है। तो यही इसकी क्रिया विधि है। अब आइए बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार की। कितने तरह के अधिशोषण होते हैं? देखिए, जब कोई गैस किसी सतह पर अधिशोषित होता है तो वो किसी न किसी आकर्षण बल से जुड़ेगा। तो पहले वो दुर्बल वंडरवॉल बलों से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? दुर्बल वंडरवॉल बलों से जुड़ता है, और फिर बाद में वही वंडरवॉल बल धीरे धीरे मजबूत होते होते रासायनिक बंध में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे सहसंयोजी बंध। तो जब गैस का अधिशोषण सतह पर वंडरवॉल बलों के कारण हो, दुर्बल है, तो इस तरह के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। और जब अधिशोषण रासायनिक बंध बनने की वजह से हो रहा हो, मतलब अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच प्रबल रासायनिक बंध हैं, जैसे सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध,
तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। तो यही देखिए, भौतिक अधिशोषण में यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वंडरवॉल बलों के कारण होता है तो यह अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जैसे इसके लक्षण क्या है? विशिष्टता की कमी होती है, मतलब कोई भी गैस किसी भी सतह पर जाकर के अधिशोषित हो सकती है भौतिक रूप से, है ना। भौतिक अधिशोषण में कोई जरूरी नहीं कि यहां पे यही गैस अधिशोषित होगी। हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पे अधिशोषित होगी, ये जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन गैस अगर प्लैटिनम पे अधिशोषित हो सकती है भौतिक रूप से, तो निकल की सतह पर भी भौतिक रूप से अधिशोषित हो सकती है। तो कोई विशिष्टता नहीं होती कि कहां पर अधिशोषण होगा, इसकी कोई फिक्स नहीं होता, कहीं भी कोई भी चीज अधिशोषित हो सकती है। अधिशोष्य की प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, मतलब जिनके क्रांतिक ताप बहुत अधिक होते हैं। जितना आसानी से गैस द्रवित होगी उसका क्रांतिक ताप उतना अधिक। क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप वह ताप है जहां तक गैस पे दाब डालकर गैस को द्रवित कर सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गैस पे चाहे जितना दाब डाल लें गैस द्रवित नहीं होती, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लास 11th में पढ़ा आपने। तो क्रांतिक ताप जिन गैसों का अधिक होता है वो उतना ही आसानी से द्रवित हो जाती है और उतनी ही आसानी से वो अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, अधिशोषक की बात करें तो अधिशोषक की का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो जितना अधिक होगा, है ना, उतना ज्यादा अधिशोषण होगा, है ना। भौतिक रूप से अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। उत्क्रमणीय, देखिए भौतिक रूप से अधिशोषित हुए हैं। गैस ठोस पर वंडरवॉल बलों से जुड़े हैं। वंडरवॉल बल बहुत दुर्बल होते हैं, तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो वंडरवॉल बल टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ताप बढ़ाने पर देखिए, ये मैंने प्रक्रिया दिखाई है। ठोस पर गैस अधिशोषित हुआ, अधिशोषण हुआ तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मैंने पहले ही बताया था कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ला शातेलिय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर प्रक्रिया उस दिशा में जाती है जहां पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। तो अवशोषण कहां हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बैकवर्ड जाएगा तो जो गैस अधिशोषित हुई है वो बाहर निकलने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, और अगर दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। ठीक है, अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया कि पृष्ठ क्षेत्रफल अधिशोषक का जितना अधिक होगा अधिशोषण की घटना उतनी ही तेजी से होगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अधिशोषण की एंथैल्पी मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिशोषण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि जिस बल से अधिशोषक पे जुड़ रहा है वो बल बहुत दुर्बल है, तो इसलिए ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो पाती। इसकी जो एंथैल्पी होती है वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ही रह जाती है। ठीक, आज अगला पॉइंट, भौतिक अधिशोषण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अतः या तो अत्यधिक न्यून सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, तो यहां पर या तो बहुत कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक, अच्छा, अधिशोषण अगर भौतिक रूप से हो रहा है तो एक बार गैस सतह पर अधिशोषित हो गई, एक लेयर बन गया, अब उसके ऊपर दूसरी लेयर की गैस भी अधिशोषित हो सकती है, तीसरा लेयर भी बन सकता है, मतलब बहुत सारे लेयर बन सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकता है। तो ये भौतिक अधिशोषण की जो है विशेषताएं हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात, जो विशिष्टता नहीं होती, कोई भी गैस किसी भी ठोस की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। दूसरी बात, वो गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं, अर्थात जिनके क्रांतिक ताप ज्यादा है,
है ना, वो जो है उनका अधिशोषण भी अधिक होता है ना। उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं क्योंकि जो है इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अधिशोषण में। तो अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की जो दर है वो घटेगी और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ेगी। उत्क्रमणीय नेचर का होता है भाई। भौतिक रूप से अधिशोषण में वैन डर वाल्स बल है और वो आसानी से टूट जाते हैं। तो अधिशोषित होगा टूटेगा, अधिशोषित होगा टूटेगा, तो उसमें उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है ना। फिर मैंने बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, यानी कि जो पदार्थ चूर्णित होते हैं, है ना, या सरंध्र पदार्थ होते हैं, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए उनपे अधिशोषण की प्रक्रिया भी ज्यादा होती है। ठीक। एंथैल्पी मैंने बताया, अधिशोषण की एंथैल्पी अगर भौतिक रूप से अधिशोषण हुआ है तो ऊष्मा उत्सर्जित तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ही रहती है। ठीक। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सक्रियण ऊर्जा की या तो आवश्यकता ही नहीं होती या तो बहुत कम होती है सक्रियण ऊर्जा, और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं। ये भौतिक अधिशोषण की लक्षण है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की, है ना। रासायनिक अधिशोषण में मैंने बताया कि रासायनिक बंध बन जाते हैं। ठीक। रासायनिक बंध बन जाते हैं तो प्रबल बंध तो ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी अधिशोषण की एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक। विशिष्टता यहां पर होती है, यहां पे विशिष्टता होती है क्योंकि रासायनिक बंध बने हैं। ठीक है। तो ये देखें, जब अधिशोष के कण अधिशोषक के पृष्ठ के साथ रासायनिक बंध, प्रायः सहसंयोजी बंध बनाकर उससे बंध जाते हैं तो इसे रसावशोषण कहते हैं। ये इसकी निम्नलिखित लक्षण है। उच्च विशिष्टता। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ कहीं भी जाकर के रसावशोषण कर लेगा, है ना। बिल्कुल फिक्स होगा कि ये गैस इस ठोस पर ही रासायनिक रूप से अधिशोषित होगी, दूसरी गैस दूसरे पृष्ठ पे, तो सबके लिए अपना अलग अलग सरफेस होता है। ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा विशिष्टता होती है। अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि अगर एक बार रासायनिक दृष्टि से रासायनिक रूप से अधिशोषित हो गए तो वो फिर छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, ये जरूर है कि ताप बढ़ाने पर जो है, देखिए यहां पे लिखा है, इसमें यौगिक बनने के कारण इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रियण ऊर्जा के कारण निम्न तापों पर यह बहुत धीमा होता है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों की भांति अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रायः बढ़ता है। निम्न ताप पर गैस का भौतिक अधिशोषण और उच्च ताप पर रसावशोषण में बदल जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में चेंज हो जाएगा। साधारणतया उच्च दाब पर भी रासायनिक अधिशोषण में सहायता मिलती है। मतलब दाब, उच्च ताप और उच्च दाब दोनों, जबकि भौतिक अधिशोषण मैंने बताया था कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही जो मैंने बताया कि अधिशोषक की पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो रासायनिक अधिशोषण भी ज्यादा होगा। अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। अब इनमें अंतर देख लें, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या अंतर है। इसमें वैन डर वाल्स बलों के कारण होता है, इसमें रासायनिक बंध के कारण होता है। उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है। ये विशिष्ट नहीं होती, ये अति विशिष्ट होती है। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो आसानी से द्रवित गैसें हैं उनका अधिशोषण तीव्र होता है। वह गैस जो अधिशोषक से क्रिया करती है उसका रासायनिक अधिशोषण तीव्र होता है ना। इसमें जो सहजता से द्रवणीय गैस सहजता से अधिशोषित होती है, और इसमें जो गैस अधिशोषक से अभिक्रिया करेगी उसका रासायनिक अधिशोषण तेज होगा। अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत कम होती है, उसमें काफी ज्यादा होती है। और देखें, इस अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है और ताप बढ़ाने पर यह घटता है। इसमें उच्च ताप सहायक होता है और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें सुपेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सक्रियण ऊर्जा चाहिए ही नहीं, और इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना सक्रियण ऊर्जा के रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है
और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। उच्च दाब पर अधिशोषक के रूप में परिणामित होता है। उच्च दाब पर अधिशोषक पृष्ठ के पर बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है। मैंने बताया मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाता है, यहां पे ऐसा नहीं होता, एक ही लेयर बनता है। इसके परिणाम स्वरूप किसी यौगिक का निर्माण नहीं होता और इसके परिणाम स्वरूप सरफेस कंपाउंड, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस कंपाउंड, पृष्ठ यौगिक, पृष्ठ यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर तक, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर बहुत जरूर पूछा जाता है एग्जाम में आपके, तो इसको अच्छे से देख लें, है ना। इसके बाद अब अधिशोषण में कुछ ही चीजें बाकी है, कहिए तो कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अधिशोषण समतापी क्या होता है? देखिए, अगर समतापी का मतलब समान ताप, मतलब ताप स्थिर रहे तो जो ठोस अधिशोषक के प्रति ग्राम पृष्ठ पर अधिशोषित अधिशोष की मात्रा और अधिशोष की साम्यावस्था में दाब के बीच बने ग्राफ को, मतलब कितना अधिशोषण हुआ, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है ताप को स्थिर रखकर। ताप, इसलिए समतापी इस्तेमाल हुआ है। ताप को स्थिर रखकर अधिशोषण कितना हुआ, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ मिलता है उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। दो तरह के अधिशोषण समतापी हैं, एक फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी और दूसरा लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। इसको हमें डिस्कस नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी का ही बारे में पढ़ना है। इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया, अधिशोषण की मात्रा, x जो है अधिशोष्य की मात्रा है, m जो है अधिशोषक की मात्रा है, तो x/m अधिशोषण की मात्रा हो गई। इसको प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो शुरुआत में ये सीधी रेखा में मिलता है, लेकिन जब दाब बढ़ने लगता है और ज्यादा तो ये कर्व के रूप में हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है। मतलब देखिए, पहले सीधा था, फिर कर्व, फिर सीधा। तो बिल्कुल सीधा होने का मतलब कि ये और ये समानुपाती हैं, और बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब कि ये दाब पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखें, यहां पर x/m p की पावर 1 के समानुपाती है और यहां x/m p की पावर 0 के समानुपाती है। यहां पावर 1 यहां आते आते 0 हो गया, तो बीच में क्या होगा? बीच में फ्रैक्शनल होगा ना, 1 और 0 के बीच में फ्रैक्शनल होगा। तो वास्तविकता में x/m का जो मान है वो p⁴ के समानुपाती है। तो पर समानुपाती का निशान हटाएंगे, k आएगा, नियतांक, दोनों तरफ log ले लेंगे, log x/m log बेस 10 k और 1/m नीचे आ जाएगा log बेस 10 p। तो अब देखें, ये वाला y हो गया, ये mx हो गया, तो x इसमें कौन सा है? ये वाला पोर्शन, और m ये वाला पोर्शन है ना, और वो c हो गया। पॉजिटिव स्लोप में है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना, और ये जो जहां से जाएगा वहां तक इंटरसेक्ट हो जाएगा log k, ठीक, 90 डिग्री से कम है, और m की वैल्यू 1/n। विलयन से विलेय का अधिशोषण, अभी तक तो गैस के बारे में पढ़ रहे थे, अधिशोषण हो रहा था किसका? गैस का। अब विलयन में जो विलेय है उसका अधिशोषण पढ़ते हैं। देखिए, ठोस का पृष्ठ विलयन से भी विलेय पदार्थ को अधिशोषित करता है। जैसे जब एसिटिक अम्ल को चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो अम्ल के कुछ अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अम्लीय विलयन की सांद्रता घट जाती है। एसिटिक अम्ल विलयन है तो एसिटिक अम्ल विलयन में विलेय कौन है? एसिटिक अम्ल है और जल है, जल विलायक है। तो जब उसको चारकोल पे से पास किया गया तो एसिटिक अम्ल के कुछ अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो गए।
तो विलयन में एसिटिक अम्ल के अणु घट गए, यानी कि विलयन कैसा हो गया, विलयन की सांद्रता घट गई। जब लिटमस विलयन कोई किसी न किसी रंग का होगा, चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो यह रंगहीन हो जाता है, क्योंकि लिटमस विलयन को रंग देने वाले पदार्थ चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो विलयन से भी विलेय का आसानी से अधिशोषण हो सकता है। ठीक, अब देखिए किन चीजों पर निर्भर करता है, कौन से प्रभावित करते हैं। अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति, ये तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि अधिशोष्य मतलब जो अधिशोषित हो रहा है, और अधिशोषक मतलब जिस पे अधिशोषण हो रहा है, उन दोनों की नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए विलयन में विलायक की सांद्रता पर भी ये निर्भर करता है। और अगर मैथमेटिकल समझा जाए, फ्रांडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के आधार पे, तो x/m वहां पे प्रेशर पे निर्भर करता है, दाब पर, यहां पे सांद्रता पर निर्भर करेगा, और वही फॉर्मूला बन जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट है अधिशोषण समदाबी। अभी समतापी पढ़ रहे थे, समदाबी यानी दाब स्थिर। तो अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। जो ग्राफ मिलेगा भौतिक अधिशोषण में इस तरह मिलता है और रासायनिक अधिशोषण में इस तरह से मिलता है। तो ये हो गया अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण हमने पहला टॉपिक आपको पूरा पढ़ा दिया। अगली क्लास में हम लोग अब उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान और बहुत सिंपल टॉपिक है, ये भी बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ऐसी बहुत से सारी जगह होगी, हो सकता है मैं जल्दी बोल भी गया हूं, तो कुछ चीजें हो सकता है आपको कम समझ में आई हो। तो जो भी कम समझ में आई वो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दोबारा से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको आप अगर पूरा नोट्स भी है, अपनी कॉपी पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, है ना। तो अगर लिखेंगे तो बेहतर होगा, और लिख करके अगर आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही इजी और बहुत आसान टॉपिक, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी पढ़ाया भी है। तो इसको अच्छे से समझ लें, कोई समस्या हो तो बताएं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।